इंपॉर्टेंट बात है, जीव द्रव्य में कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। पहला है सिस्टोलिथ, यानी पत्ती के जीव द्रव्य में कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को सिस्टोलिथ कहा जाता है और किन किन पौधों में मिलता है, बरगद और रबर में मिलता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। रेफाइड्स, पत्ती की कोशिका में कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल को रेफाइड्स कहा जाता है और ये रेफाइड मिलते हैं। आज हम कोशिका का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने कोशिका के बारे में 3 पार्टों में कोशिका को पढ़ाया है, तो उन तीनों पार्टों को आप अच्छे से देखें जिससे कि ये आगे वाला जो पार्ट है, ये जो चैप्टर चल रहा है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पार्ट नंबर 4 में हम कोशिकांगों की बात कर रहे थे। तो कोशिकांगों में अगला कोशिकांग है रसधानी, जिसे वैक्यूल कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि पादप कोशिकाओं का 90% भाग जो होती है वो कौन सी होती है, रसधानी होती है। और जंतु कोशिकाओं में या तो रसधानी नहीं पाई जाती, अगर पाई जाती है तो बहुत ही छोटे आकार की पाई जाती है। अब बात आती है कि भाई रसधानी में होता क्या है। रसधानी में जल पाया जाता है, विभिन्न रस पाए जाते हैं और वे समस्त पदार्थ जो कोशिका के लिए अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालना है तो वो सब रसधानी में पाए जाते हैं, उत्सर्जी पदार्थों के रूप में पाए जाते हैं। रसधानी एकल आवरण युक्त संरचना है, यानी इसका आवरण कैसा होता है, एकल आवरण होता है, जबकि राइबोसोम पर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आवरण रहित कोशिकांग कौन सा है तो उसका आंसर होगा राइबोसोम। सबसे ज्यादा पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि रसधानी की भित्ति को क्या कहा जाता है, झिल्ली को क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। पहला कार्य है इसका कार्य अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, यानी उत्सर्जन में सहायता करना। और चूंकि पादप कोशिकाओं का 90% भाग बनाती है तो ये आकार बनाने में भी क्या करती है, सहायता करती है। तो आकार में सहायक होती है कौन, रसधानी। अगला कोशिकांग है कोशिकांग, या आप कह सकते हो कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग, और वह है केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में केंद्रक की खोज की है। क्योंकि केंद्रक कोशिका के समस्त कार्यों को नियंत्रित रखता है, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। अगर हम केंद्रक की संरचना के बारे में बात करें कि केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है, तो केंद्रक में दोहरा आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, दोहरा आवरण पाया जाता है। और केंद्रक में छिद्र पाए जाते हैं पदार्थों के आवागमन के लिए, और उन छिद्रों को कहा जाता है न्यूक्लियस पोर, केंद्रक छिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्रक छिद्र। केंद्रक में जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ कहते हैं, केंद्रक द्रव्य या कैरियोलिम्फ कहते हैं। और केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। गुणसूत्र की खोज किसने की है, स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्रों की खोज की है। और इनका संगठन होता है डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं गुणसूत्र। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं किसी भी जीव का, सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं, आनुवांशिकता का आधार होते हैं। पूरी आनुवांशिकी इन्हीं गुणसूत्रों पर ही टिकी हुई है। अब बात करते हैं कि और क्या पाया जाता है केंद्रक में, तो केंद्रक में पाया जाता है केंद्रका न्यूक्लियोलस। केंद्रका की खोज फोंटाना ने की थी। केंद्रका की खोज किसने की थी, फोंटाना ने की थी। और केंद्रका के संगठन में प्रोटीन पाई जाती है सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद आरएनए पाया जाता है और उसके बाद क्या पाया जाता है, डीएनए। अब बात करते हैं कि स्तनधारियों में केंद्रक पाया जाता है नहीं पाया जाता। तो स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, बाकी समस्त कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ये हम पुराने जो क्लासिफिकेशन का वीडियो है हम उसमें पढ़ चुके हैं। आगे हम बात करते हैं गुणसूत्र का कार्य क्या होता है। गुणसूत्र आनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। और गुणसूत्र किससे बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। और न्यूक्लिक अम्ल को कोशिका की अचल संपत्ति कहा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल को क्या कहा जाता है, कोशिका की अचल संपत्ति कहा जाता है। केंद्रक के कार्यों के बारे में बात करें तो कोशिका के कार्यों का नियंत्रण कर रखना, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। और सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की स्थानांतरण में जो सहायता देता है कोशिकांग, वह होता है केंद्रक। तो इस तरह से हमने कोशिका के सभी कोशिकांगों के बारे में पढ़ा। अब हम कोशिका का ओवरऑल व्यू देखना चाहें कि कोशिका वास्तव में किससे बनी होती है, तो कोशिका बनी होती है कोशिका भित्ति या सेल मेम्ब्रेन से,
और कोशिका में जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे कहते हैं जीव द्रव्य, और कोशिकांग पाए जाते हैं और केंद्रक पाए जाते हैं। अलग अलग तरह के कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब कोशिकांग पाए जाते हैं। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, कोशिकांगों के बारे में हमने पढ़ चुके हैं और केंद्रक के बारे में पढ़ चुके हैं। अब यदि हम कोशिका का ओवरऑल व्यू देखें कि कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर ये कोशिका में केंद्र में पाया जाता है न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, गुणसूत्र और केंद्रिका। अब इसमें जो द्रव पाया जाता है, तरल पदार्थ पाया जाता है, केंद्रक के बाहर तरल पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहते हैं और केंद्रक के अंदर तरल पदार्थ को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जिसे आप प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य नाम किसने दिया? जीव द्रव्य नाम दिया जेई पुरकिंजे ने। ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जीव द्रव्य नाम किसने दिया। अब बात करते हैं कि ये बाहरी आवरण क्या होता है। तो पौधों में इस बाहरी आवरण को कहा जाता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ओनली इन प्रेजेंट इन प्लांट। यानी कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, और पौधों और जंतुओं दोनों में कोशिका भित्ति के नीचे, पौधों में कोशिका भित्ति के नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है, और जंतुओं की कोशिका का बाहरी आवरण जो बनाती है वो बनाती है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन प्लांट में ही मिलती है और एनिमल में ही मिलती है। सेल मेम्ब्रेन बनी गई की होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लिपोप्रोटीन, और यह अर्धपारगम्य में होती है। अर्धपारगम्य मतलब होता है आधे पदार्थों को तो अंदर जाने देती है और आधे पदार्थों को अंदर जाने नहीं देती, इसलिए इसको चयनात्मक पारगम्य भी कहते हैं। सेल वॉल जो पौधों में पाई जाती है वो 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक जो सेल वॉल है, सेल वॉल बनी किसकी होती है? सेल वॉल बनी होती है कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है सेल वॉल। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक परतों में सेल वॉल बटी हुई रहती है। अगर जीव द्रव्य के संगठन की बात की जाए तो जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जल, उसके बाद पाया जाता है प्रोटीन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा, उसके बाद डीएनए, उसके बाद आरएनए और उसके बाद अकार्बनिक पदार्थ जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। यानी डीएनए, आरएनए के बाद अकार्बनिक पदार्थ जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। तो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है किसी भी जीव द्रव्य में वो आरएनए पाया जाता है। अगर हम कोशिका भित्ति के या कोशिका झिल्ली के, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों की कोशिका का सबसे भारी आवरण क्या है, तो पौधों की कोशिका का सबसे भारी आवरण होगा कोशिका भित्ति, और जंतुओं की कोशिका का सबसे भारी आवरण क्या है, तो जंतुओं की कोशिका का सबसे भारी आवरण होगा कोशिका झिल्ली। तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बाहरी आवरण के बारे में, कार्यों के बारे में बात करें तो बाह्य आवरण बनाना व कोशिका की सुरक्षा करना, और क्योंकि ये जीव द्रव्य के चारों ओर पाया जाता है तो जीव द्रव्य को घेरना और आकार को बनाए रखना। कोशिका भित्ति ही आकार बनाए रखती है। अगर जीव द्रव्य के कार्य के बारे में बात करें तो जीव द्रव्य जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए एक माध्यम प्रदान करता है। जीव द्रव्य जहां पर समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं। इंपॉर्टेंट बात है, जीव द्रव्य में कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। पहला है सिस्टोलिथ, यानी पत्ती के जीव द्रव्य में कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को सिस्टोलिथ कहा जाता है, और किन किन पौधों में मिलता है? बरगद और रबर में मिलता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। रेफाइड्स, पत्ती की कोशिका में कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल को रेफाइड्स कहा जाता है, और ये रेफाइड मिलते हैं अरबी, जमीकंद और पिस्चिया में। किसमें मिलते हैं? अरबी, जमीकंद और पिस्चिया में रेफाइड्स मिलते हैं। तो इस तरह से आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक अध्ययन सामग्री के लिए गूगल पर जाकर successbook.in टाइप करके हमारा ऐप डाउनलोड करें, जिससे कि आपको अन्य अध्ययन सामग्री भी प्राप्त होगी और आपकी पढ़ाई अच्छे से स्ट्रांग होगी। धन्यवाद।